नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी LT शिक्षण अभिरुचि पर आधारित विशेष सीरीज, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं पिछली बार जो LT भर्ती परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें जो शिफ्ट सेकंड था, 2 शिफ्टों में पेपर हुए थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 2 में जो पेपर हुए थे उसमें शिक्षण अभिरुचि क्या आई थी, 30 प्रश्न जो उसमें आए थे उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगेगी, आपकी जो आगामी भर्ती परीक्षा में सहायक सिद्ध होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो शिफ्ट 1 का पेपर है हम इसकी इस वीडियो के बाद लेके आएंगे, पहले हम शिफ्ट 2 करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो इसमें पहला प्रश्न था, क्या था इसमें पहला प्रश्न? ये था कि किसने कहा कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये कथन किसका है? कथन क्या है? मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो दोस्तों, जब हमने मूल्यांकन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक परिभाषा बताई थी डांडेकर की। तो उस परिभाषा के अनुसार क्या था, अब मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ कीवर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं। उसमें कीवर्ड से ध्यान रखना है कि छात्रों ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, इसकी बात कर रहे हैं डांडेकर। तो इसका सही आंसर है डांडेकर। तो डांडेकर की जो परिभाषा है वो कहते हैं कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो ये कथन है हमारा जो है डांडेकर का। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार? ये भी एक परिभाषा है, तो ध्यान रखिएगा, परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं। 2 परिभाषाएं पिछली बार पूछी गई थी, तो ध्यान रखिएगा इसका। संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। तो संप्रेषण की परिभाषा क्या है? वो कह रहे हैं कि संप्रेषण हर उस वस्तु को कहा जाता है जो उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो ये परिभाषा दी है ब्रूकर ने। तो ब्रूकर कहते हैं कि संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। तो संप्रेषण होता है वही है कि हमने यहाँ से कोई चीज़ कहा है, वो किसी दूसरे तक व्यक्ति तक पहुँची है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना संदेश को, वही जो है संप्रेषण है, ये कहते हैं ब्रोकर। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो वो किस प्रकार के जो है शरीर वाले होते हैं? क्या कह रहा है? ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या क्या है इसमें? देखो, सुडोलकाई है, गोलकाई है, धार्मिक है या लंबकाई है। तो ध्यान रखना, ये जो है व्यक्तित्व का एक प्रकार का जो है वर्गीकरण दिया था, ये दिया था शारीरिक शरीर के अनुसार। तो इसमें जो है सेल्डन महोदय थे, इन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर क्या दिया था? एक वर्गीकरण दिया था, जिसमें 3 वर्गीकरण उन्होंने बताए थे, जिसमें एक गोलाकार था, एक आयताकार था और एक लंबकार था। जो गोलाकार शरीर वाले होते हैं वो कोमल होते हैं और गोल शरीर वाले होते हैं। कोमल यानी जो बिल्कुल नाजुक से दिखते हैं। आयताकार होते हैं शक्तिशाली, हुष्ट-पुष्ट शरीर वाले, और लंबकाय होते हैं शक्तिहीन, लंबे तथा पतले। तो कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाते, क्रोध को सीधे सीधे अपना जो है कौन व्यक्त नहीं कर पाएगा? जो शक्तिहीन होंगे, लंबे तथा पतले होंगे, यानी कि सेल्डन के अनुसार लंबकाय, जिन्हें एक्टोमॉर्फिक भी कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति जो है अपने जो है क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लंबकाय। जो लंबकाय शरीर वाले हैं, ऐसे व्यक्ति अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? क्या कह रहा है? मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति को अपने जैसा प्रदर्शित करता है कि मैं इसके जैसा हूँ, ठीक है, तो वो कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? तो कौन सी वो एक प्रकार की स्ट्रेटेजी है? तो अपनी पहचान दूसरे की तरफ दिखा रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन यानी कि तदात्मीकरण इसका सही आंसर होगा। तदात्मीकरण के अंतर्गत
कोई भी व्यक्ति अपने को किसी दूसरे व्यक्ति के जैसा परिचित करना चाहता है, तो ये है तादात्म्यकरण के अंतर्गत ये आता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, जो इंडिविजुअल डिफरेंस का जो नॉलेज है, शिक्षण का गुण किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत गुण से संबंधित है, व्यावसायिक गुण से संबंधित है, सामाजिक गुण से संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्यों आवश्यक होती है? वैयक्तिक गुण, एक व्यक्ति इंडिविजुअल जो है प्रॉपर्टी क्वालिटी नहीं है व्यक्ति की, सामाजिक क्वालिटी भी नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता जो है समाज के अंतर्गत नहीं होती। लेकिन जब आप किसी व्यवसाय के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर किसी व्यक्ति से कितना आप काम ले सकते हैं, किस प्रकार से उसका जो है उससे काम ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान आवश्यक होता है। जैसे क्लास में आप व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान क्यों करते हैं? आपको पता करना होता है कि कौन व्यक्ति किस लेवल तक पढ़ सकता है, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसका जो IQ लेवल कितना है। तो अगर आप इस तरीके से अगर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो आपके लिए सहायक सिद्ध होता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान हमेशा व्यावसायिक गुण है। ठीक है, ये जो है शिक्षण का गुण जो व्यावसायिक गुण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? अगर आप प्रश्नों की संख्या बढ़ाओगे, किसी भी टेस्ट में, किसी भी परीक्षण में आप जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ाओगे, तो क्या उसकी विश्वसनीयता घट जाएगी? बिल्कुल नहीं, विश्वसनीयता नहीं घटेगी। वैधता, वैलिडिटी बढ़ जाएगी? जी नहीं, वैलिडिटी भी नहीं बढ़ेगी। वैधता घट जाती है? वो भी नहीं घटेगी। विश्वसनीयता बढ़ जाएगी? बिल्कुल उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रश्न आप बच्चे को देंगे उसके जो है आप जो है शैक्षिक लेवल को आप उतने अच्छे तरीके से बढ़ा पाओगे, और उस टेस्ट का जो विश्वसनीयता, जो रिलायबिलिटी होती है, वो हमेशा बढ़ेगी। कम प्रश्नों से विश्वसनीयता नहीं बढ़ेगी। मान लो किसी बच्चे को 100 प्रश्न याद हैं, ठीक है, और आपने टेस्ट में 5 ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो 100 क्वेश्चनों में नहीं आते, तो उसमें क्या होगा? बच्चा 5 के 5 नहीं कर पाएगा। 100 तो उसे आते हैं। क्या आपका टेस्ट उसे टेस्ट कर पाया है? उसकी क्षमता को नहीं कर पाया। जबकि अगर आप इसकी जगह 15 क्वेश्चन करते हैं, उन 15 क्वेश्चनों में आपने क्या किया? 5 जो है आपने नहीं आते हैं वो भी दे दिया, 10 और दे दिए, तो उससे क्या होगा? वो 10 क्वेश्चन तो कर लेगा बच्चा, यानी इसका मतलब बच्चे ने पढ़ा हुआ है वो चीज़ों को। तो कहने का मतलब है, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण है। तो देखो, उपयोग कर रहा है वो, सहायक सिद्ध हो रहा है, यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान यदि दूसरे परिस्थिति में उपयोगी सिद्ध होता है तो उसे हम धनात्मक अंतरण कहते हैं। इतिहास कक्षा में कोई चीज़ उन्होंने सीखी है और उसका उपयोग वो हिंदी कक्षा में कर रहा है, तो सहायक सिद्ध हो रहा है। ठीक है, एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान अगर दूसरी स्थिति में सहायता करता है तो हमेशा वो उदाहरण होता है धनात्मक अंतरण का। ऋणात्मक का क्या होता है? अगर एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा धनात्मक अंतरण का जो है एग्जाम्पल है इतिहास कक्षा में, और का कोई चीज़ सीखी है उसने और उसका उपयोग हिंदी कक्षा में कर पा रहा है। इसी प्रकार प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है? तो प्रेरणा, जो आपकी मोटिवेशन होता है, उसके चरण में पहला जो है चरण कौन सा है? तो आप इसे ऐसे करके याद कर सकते हैं, NDA, या A को I भी लिख सकते हैं, NDI और N। तो इसके चरण ऐसे होते हैं। सबसे पहले नीड होती है, आवश्यकता, फिर ड्राइव होती है जिसे चालक कहते हैं, फिर इंसेंटिव होता है जिसे प्रणोदन कहते हैं, या फिर एराउजल भी इसका नाम है। ए भी लिखते हैं ऐसे, कहीं कहीं ए भी लिखा होता है। ए का मतलब होता है एराउजल, ठीक है, आई का मतलब होता है इंसेंटिव, और लास्ट में मोटिवेट या मोटिव जिसे कहते हैं, प्रेरक जिसे कहते हैं। तो पहला चरण कौन सा होगा इसमें? आवश्यकता। तो ऐसे करके याद कर सकते हो, NDAM करके याद कर सकते हो, या NDIM करके याद कर सकते हो। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, मोटिव, या फिर नीड, ड्राइव, एराउजल, मोटिव। आई को इंसेंटिव भी बोलते हैं और उसके स्थान पर ए एराउजल भी उसे कहा जाता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसी प्रकार अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो पिछले बार जो यहाँ पर इस पर थोड़ा विवाद भी हुआ था इस प्रश्न पर। विवाद का मतलब इस प्रश्न पर जो है सभी को मार्क्स मिले थे, क्योंकि जो आयोग है उसने इसका आंसर गलत दिया था। ठीक है, तो स्केलोग्राम विधि का जो प्रतिपादन किया है वो गटमैन ने किया है।
किसने किया? गटमैन ने किया। जबकि आयोग ने इसका आंसर थर्स्टन दिया था, तो उसमें सभी को इसमें आंसर मिला हुआ था, नंबर मिले हुए थे। तो स्क्लेरोग्राम विधि का प्रतिपादक है गटमैन। तो ध्यान रखना, द स्क्लेरोग्राम मेथड ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट वॉज प्रोपोगेटेड बाय गटमैन। तो गटमैन इसका सही आंसर है। तो गटमैन ने दिया था स्केलोग्राम विधि। इसी प्रकार अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत कौन आता है? अर्जित यानी जो आपने बाद में अर्जित कर रखे, आपके जन्मजात नहीं। दो टाइप के अभिप्रेरक होते हैं, एक जन्मजात होते हैं और एक अर्जित होते हैं। तो अर्जित के अंतर्गत कौन आते हैं? आत्मरक्षण, सेल्फ प्रोटेक्शन आता है? जी नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन जो है जन्मजात होता है। क्रोध और भय, ये भी नहीं होता, ये भी जन्मजात होता है। भूख और प्यास, ये भी जन्मजात होते हैं। जबकि सहयोग और प्रतिस्पर्धा समाज से मिलती है, तो ये अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार है समूह शिक्षण का विकास किया गया था। समूह शिक्षण का विकास किया गया था। तो समूह शिक्षण जो टीम टीचिंग है, ये सर्वप्रथम दी थी। इसके जो जनक माने जाते हैं वो जाने जाते हैं विलियम अलेक्जेंडर। कौन माने जाते हैं? विलियम अलेक्जेंडर माने जाते हैं। विलियम अलेक्जेंडर माने जाते हैं। तो इन्होंने ही सर्वप्रथम समूह शिक्षण जो है दिया था। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये कह रहा है कि समूह शिक्षण का विकास किसने किया था? H.B. बुच ने किया था, जे फ्रीमैन ने दिया था, B.F. स्किनर ने दिया था, कार्लो ओल्सन ने दिया था। तो काम तो इस समूह शिक्षण में सभी ने किया है इनमें से, लेकिन जो उसका जो विकास का श्रेय जाता है वो फ्रीमैन को जाता है। तो फ्रीमैन द्वारा ही क्या किया गया था? समूह शिक्षण का विकास किया गया था। तो इसका सही आंसर समूह होगा। काम लगभग सभी ने किया, लेकिन उसके विकास का सबसे ज़्यादा योगदान जिसे जाता है उनका नाम है जेफरी मैन। इसी प्रकार अधिगम का वक्र होता है, जो लर्निंग कर्व होता है, वो क्या प्रकट करता है? अधिगम की उन्नति एवं गति को प्रदर्शित करता है, भूलने की गति को प्रदर्शित करता है, धारण स्मृति की गति को प्रदर्शित करता है, या फिर सभी उसमें उसके अंतर्गत आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपने देखा होगा जो अधिगम वक्र होता है, इसमें आप देखते हैं कि उन्नति भी दिखाता है, ठीक है, अवनति भी दिखाता है, स्ट्रेट लाइन भी दिखाता है, एस टाइप वर्क भी आप देखते हैं उसमें। तो सभी चीज़ें आती हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? तो कौन सी अवस्थाएं? शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक प्री एक्टिव होती है, पहले जो है शिक्षण से पहले एक प्री एक्टिव होती है, ठीक। दूसरी होती है इंटरएक्टिव, जब आप शिक्षण कर रहे होते हैं। और तीसरी जो है इसका फेज होता है, या फिर तीसरा जो स्तर होता है, अवस्था होती है, वो जो है शिक्षण की बाद की अवस्था होती है। तो ये कह रहा है मूल्यांकन किसमें करता है? तो मूल्यांकन सबसे लास्ट में होगा, तो तीसरा वाला होगा इसमें। तीसरा जो स्तर है, उस अवस्था है, उसमें आएगा मूल्यांकन। सिंपल सी बात है। शिक्षण की पूर्व की अवस्था में नहीं होता मूल्यांकन, ठीक है। शिक्षण की अंतर्क्रिया के समय भी नहीं होता है। जब आप शिक्षण कर चुके होते हैं उसके बाद ही क्या करता है? शिक्षा की पश्चात क्रिया अवस्था में आप मूल्यांकन करते हैं। इसी प्रकार बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को क्या कहा जाता है? जो एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो वो माना जाता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को बाह्य क्रमिक अनुदेशन भी कहा जाता है। यानी कि लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दोनों एक ही चीज़ है। इनका ये जो है एक दूसरे के सिनोनिम है। इसी प्रकार व्यक्तित्व परीक्षण का प्रकार है, ठीक है। व्यक्तित्व नहीं, व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। जो व्यक्तिगत परीक्षण, इंडिविजुअल टेस्ट, इनमें से कौन है? आर्मी परीक्षण। तो आर्मी अल्फा परीक्षण है? जी नहीं, आर्मी से नाम से स्पष्ट हो रहा है। आर्मी के लिए तो वहाँ तो समूह होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यूलमैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण है? जी नहीं, ये भी आपका क्या है? ये भी सामूहिक में आता है। आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी शब्द आ रहा है तो आप सीधा इन दोनों आंसर को सीधा नेगलेक्ट कर सकते हैं। और अगला है वेस्लर वेलेल्यू परीक्षण। इसका मतलब जो व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है वो है वेस्लर वेलेव्यू परीक्षण। वेस्लर वेलेव्यू टेस्ट जो है व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है, जबकि बाकी के तीनों क्या हैं? सामूहिक परीक्षण के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो संबंधवाद है, कनेक्शनिज्म है, ये दिया था थर्नडाइक ने। तो थर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसे जो है संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीट आरक्षित है। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सवाल है,
कोई भी जो है इसे कर सकता है, क्योंकि आपको पता है आपने बीएड किया हुआ है, आप कोई बहुत से लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है बच्चों के लिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनके लिए 25% सीटें आरक्षित होती हैं, जिनका जो है पूरा खर्चा कौन उठाता है? सरकार उठाती है। तो इस 36 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 25%। तो 25% सीट आरक्षित होती है निजी विद्यालयों में। किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया? तो जो इस योजना का नाम है डाल्टन योजना। तो डाल्टन योजना में स्कूल को क्या समझा गया? बाल गृह। बाल गृह का मतलब क्या हुआ कि जो बालक का जो है एक प्रकार से स्कूल को स्कूल की तरह न लेना, कि एक प्रकार से उसे घर की तरह उसमें माहौल देना। तो उसमें आप देखते हैं कि बच्चों को आजकल जो प्री प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, वहाँ पर उनको बिल्कुल कोई स्कूल जैसा माहौल नहीं होता। वहाँ पर उनके खेलने कूदने की चीज़ें होती हैं, वहीं उनके लिए किचन भी बना होता है, वहाँ पर उनके हर सोने की व्यवस्थाएँ भी होती है, सब कुछ होती है। तो उसे एक बाल गृह के रूप में जो बनाया जाता है। तो ये इस योजना का नाम है डाल्टन योजना। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम होता है? जो ह्यूरिस्टिक मेथड, इसके जो पद होते हैं, सही पद क्या होते हैं? सबसे पहले उसमें होता है समस्या उत्पन्न करना। सबसे पहले आपको समस्या उत्पन्न करनी होती है, फिर तथ्यों की खोज करनी होती है, फिर लास्ट में परिकल्पना का निर्माण करना होता है। तो ध्यान रखना, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम है समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना। तो बी आंसर इसमें सही होगा। तो ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम होता है समस्या सबसे पहले उत्पन्न करोगे, फिर उससे संबंधित तथ्यों की खोज करोगे, और उसके बाद आप परिकल्पना या हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो मंद बुद्धि जो बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि हमेशा 70 से कम मापी जाती है। आप जो है टर्मन का देखोगे तो उसमें जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, तो 70 IQ से कम जिनका जो IQ है वो मंद बुद्धि बालक के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 दी थी। SPCF के द्वारा आप देख सकते हैं। S हो गया सेंसरी मोटर स्केल, प्री है प्री ऑपरेशनल, C है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और F है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये कह रहा है कि जो संज्ञानात्मक की मूर्त वाली है, मूर्त यानी कॉन्क्रीट वाली अवस्था है, तो वो कहाँ आती है? वो 7 से 11 या 7 से 12 वाली स्थिति में आती है। 0 से 2 आपकी सेंसरी आती है, 2 से 7 आपकी प्री ऑपरेशनल आती है, कॉन्क्रीट 7 से 11, 7 से 12 आती है, और उसके बाद फॉर्मल आती है 11-12 प्लस के बाद, जो उसके बाद आती है वो जो है फॉर्मल आती है। इसी प्रकार किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम का सिद्धांत निकाले जाते हैं? उदाहरण से नियम, सिंपल सी बात है, आगमन विधि। आगमन विधि में हम उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, जबकि इसमें जो शिक्षण सूत्र लगता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, क्योंकि विशिष्ट उदाहरण होते हैं और नियम जो है सामान्य होते हैं। तो ध्यान रखना, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन मत करिएगा। उदाहरण से नियम, आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, ठीक, और शिक्षण सूत्र लगेगा इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो क्योंकि ध्यान रखना, ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हो, विशिष्ट उदाहरण होते हैं और सामान्य नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? जो रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण होते हैं उसमें हम 10 जो है कार्डों का उपयोग करते हैं। तो इंक ब्लॉट टेस्ट जिसे कहते हैं, उसमें जो है 10 क्या होते हैं? 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो भारतीय जो है जिन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था, भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? इसमें होते हैं 5 उप परीक्षण होते हैं। तो 5 उप परीक्षण होते हैं, अब उनका नाम देख लीजिएगा। तो 5 अलग अलग उन्होंने नाम दिए हुए। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? तो कौन सी मानसिक अनुभूतियाँ जो है ब्रूनर के अनुसार जो है नहीं है, इसके अंतर्गत आता है? तो आपको पता है ब्रूनर ने 3 टाइप की जो है मानसिक संक्रियाएँ दे रखी हैं, जिनमें क्या होती हैं? सबसे ऊपर सिंबॉलिक होती है, ठीक, फिर उसके बाद आइकॉनिक होती है, ठीक, फिर उसके बाद संक्रियात्मक होती है, या फिर इसे इनएक्टिव भी कहते हैं, इनएक्टिव। तो प्रश्न कह रहा है ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा तरीका नहीं है आपने देखना है। तो कौन सा तरीका नहीं होगा इसमें?
सिंबॉलिक है यानी सांकेतिक तो होती है। दूसरा है आइकॉनिक भी होती है। एक्टिवनेस या फिर इनएक्टिव जिसे कहते हैं ये भी होती है। तो कौन सी नहीं होती है? तो नहीं होती है मूर्त संक्रियात्मक नहीं होती। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पूर्व दृष्टि जिसे फोरसाइट कहते हैं सीखने के किस सिद्धांत में निहित होती है? तो पूर्व दृष्टि किस में निहित होती है? तो 4 ऑप्शन है इसमें। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत, प्रयास और भूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत, संबद्ध अनुक्रिया अधिगम का सिद्धांत या कोल्ट-लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। तो इनमें से जो पूर्व दृष्टि सीखने का जो सिद्धांत है वो आता है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अंतर्दृष्टि या पूर्व दृष्टि दोनों में हम एक चीज़ कह सकते हैं। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का पहला पद सिंपल सी बात है समस्या को पहचानना। अगर आप समस्या को पहचानेंगे नहीं तो क्या करोगे? तो सबसे पहले हम समस्या को पहचानते हैं एक्शन रिसर्च के अंतर्गत। इसी प्रकार व्यक्तित्व मापन उपकरण 16PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो 16PF प्रश्नावली का निर्माण किया गया था रेमंड बर्नार्ड कैटल। तो कैटल द्वारा 16PF जो है प्रश्नावली दी गई थी। ध्यान रखना पावर फैक्टर कहते हैं इसे। 16PF दिए थे, पर्सनैलिटी फैक्टर कहेंगे, पावर फैक्टर नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे पर्सनैलिटी फैक्टर कहेंगे। तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिए थे किसने? कैटल ने दिए थे। आप इसका ध्यान रखना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो जो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता बोलती है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट, तो कौन नहीं? वैधता। सिंपल सी बात है, कोई भी टेस्ट आप अच्छा टेस्ट बना देते हो वैध तो होना ही चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी होगी तभी तो आप जो है उसमें उसे अच्छा टेस्ट कह पाएंगे। 4 ऑप्शन दे रखें तो एक ऑप्शन उसमें सही होगा और कोई भी आप टीचर से आप चेक करवा लो उसमें तो वो उतने ही आंसर देगा जितने उसके जो है आ रहे होंगे। ऐसा नहीं कि अगर 4 टीचरों को आपने अलग अलग दिखा रखे 4 अलग अलग नंबर दे रखे हैं तो वो विश्वसनीय नहीं कहलाएगा। तो ज़्यादा विश्वसनीय कौन सा कहलाएगा? उत्तम परीक्षण कौन सा कहलाएगा? जिसमें वैधता भी हो, वस्तुनिष्ठता भी हो, विभेदीकरण भी हो और वो सेलेक्ट कर पा रहा हो कि बच्चा किस दर्जे का, इसे आ रहा है नहीं आ रहा है, ये किस लेवल का, ये कितने मार्क्स तक ला सकता है, इसने कितनी पढ़ाई करेगी। तो ऐसा विभेदीकरण भी वाली विशेषता उसमें होनी चाहिए। बल्कि क्या नहीं होनी चाहिए उसमें? व्यक्तिनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। तो व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती। व्यक्तिनिष्ठता क्या होती है कि अगर आप एक टेस्ट को दे रहे हैं तो उसमें जो चेक करने वाला उस टेस्ट का जो मूल्यांकन कर रहा है उसका, तो उसका उसमें व्यक्तिगत प्रभाव भी पड़े। जैसे क्लास में होता है किसी टीचर को किसी बच्चे से खुंदक आ गई है या फिर उसे अच्छा नहीं मानता है तो उसके उस अनुसार वो जो है बोलेगा इससे मैं ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा। जैसे उसके अगर मान लो 50 नंबर आ रहे हैं, नहीं मैं इसके 5 नंबर काटूंगा क्योंकि ये अच्छा नहीं रहता है क्लास में। ठीक है, तो ये होता है व्यक्तिनिष्ठा यानी व्यक्ति का प्रभाव। अगर टेस्ट में व्यक्ति का प्रभाव पड़ रहा है तो मूल्यांकनकर्ता का, तो इसका मतलब व्यक्तिनिष्ठा है। तो इसमें क्या होगा, ये एक अच्छी बात तो नहीं हो सकती है। टेस्ट ऐसा होना चाहिए चाहे उसका व्यक्तिगत जो है कुछ भी हो बच्चे का, लेकिन उसने जो उसका ज्ञान का लेवल है चेक करने के लिए जो है एक पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए, उसमें जो है सिमिलरिटी होनी चाहिए। 4-5 टीचर भी चेक करें 50 नंबर आ रहे हैं तो सभी उसमें 50-50 नंबर दे पाएँ, इस प्रकार का टेस्ट होना चाहिए। तो उसमें टीचर का जो है अपना प्रभाव नहीं होना चाहिए उस टेस्ट में। तो विशेषता नहीं है, हमने निगेटिव देखना है, तो वस्तुनिष्ठता नहीं होनी चाहिए उत्तम परीक्षण में। अगला प्रश्न है, लास्ट है 30वां प्रश्न जो है इसका, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है? तो अंग्रेजी विषय को कक्षा 1 से अनिवार्य किया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार। इससे संबंधित हमने जो है वीडियोज़ बना रखी, प्लेलिस्ट बना रखी, आप देख लीजिएगा। तो उसमें हमने पूरे डिटेल से पढ़ाया गया कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो वहाँ देखिएगा कि कक्षा 1 से ही अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया। उसमें त्रिभाषा सूत्र भी है जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है और एक स्थानीय भाषा है। तो 3 चीज़ें इसमें अंतर्गत आती हैं। तो कक्षा 1 से ही उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न किए थे हमने जो पिछली एलटी भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी और शिफ्ट 2 के अंतर्गत आई थी। तो उम्मीद करता हूँ 30 क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा और एक आपके दिमाग में फ्रेमवर्क बन गया होगा कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार हम जो शिफ्ट 1 में 30 प्रश्न हुए हैं उनका भी हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और जो है इस पर वीडियो लेके आएंगे इसके तुरंत बाद। तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।